नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। इजराइल, जो दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, इन दिनों गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर हो गया है। इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन लाखों लोग पहले ही देश छोड़ चुके हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और देश में बढ़ती हिंसा। इजराइल हमेशा से ही संघर्षों का केंद्र रहा है, लेकिन हाल के दिनों में वहां के हालात और खराब हो गए हैं, जिससे वहां के नागरिकों का भविष्य असुरक्षित नजर आने लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार शिवसेना के उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणियां की हैं। राउत ने शिंदे को लेकर कुछ विवादित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे माहौल और गर्म हो गया है। राउत की इस टिप्पणी पर बीजेपी और शिंदे गुट से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेताओं ने राउत के बयानों को अस्वीकार्य बताते हुए उनकी आलोचना की है। चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का जनता पर क्या असर होता है और कौन से मुद्दे चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार 13 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा इस उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनावी मैदान में हैं। उनकी उपस्थिति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया है। वायनाड में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पूरे दिन लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की अपील का क्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने यह साफ किया कि कानून के बिना बुलडोजर की कार्रवाई करना अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कानून का पालन करें और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की कार्रवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान उन मामलों के संदर्भ में आया है जहां आरोपियों के घरों पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अदालत ने कहा कि किसी पर आरोप लगना सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे सजा देना अदालत का काम है, न कि प्रशासन का। झारखंड चुनाव 2024 के प्रचार के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती राज्य में पहुंचे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बीजेपी उम्मीदवार अर्पणा के पक्ष में मतदान करें। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस जनसभा में एक अजीब घटना भी घटित हो गई। जब मिथुन दा मंच पर बैठे हुए थे, तभी किसी ने उनका पॉकेट मार लिया। यह वाकया मंच पर ही हुआ और जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती को इसका एहसास हुआ, वहां हंसी मजाक का माहौल बन गया। मिथुन दा ने भी इस घटना को हल्के फुल्के अंदाज में लिया और इसे जनता के बीच एक मजेदार लम्हे के रूप में साझा किया। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लातूर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान खड़गे मंच से कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम लेकर उनका परिचय करवा रहे थे। जब खड़गे ने अमित देशमुख और धीरज देशमुख का नाम पुकारा, तो अमित देशमुख मंच पर उनके पास आए और कुछ कहने लगे।
इस पर खरगे ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे मैं तो 3 बार पुकार चुका हूँ। इस हल्के फुल्के पल ने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खूब गुदगुदाया और माहौल में उत्साह भर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इस चुनावी सभा के इस मजेदार पल का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेकिंग का मामला काफी चर्चा में है। इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ने आरोप लगाया कि यह चेकिंग जानबूझकर की गई है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान बिना किसी आधार के इस तरह परेशान किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। उद्धव ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब नेताओं को इस तरह से रोका जाएगा और क्या यह तरीका राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए अपनाया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीति में हलचल और बढ़ गई है और यह मुद्दा अब चुनावी बहस का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। राजदीप सरदेसाई ने हाल ही में अभिनेता रितेश देशमुख के भाइयों से तीखे सवाल किए, जो चर्चा में आए। इस दौरान रितेश के भाइयों से कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा गया और उन्होंने पार्टी पर कुछ तंज कसे। राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस के नेतृत्व और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए, जो रितेश देशमुख के परिवार के लिए चौंकाने वाले थे। रितेश के भाइयों ने इन सवालों का जवाब देने में समय लिया, लेकिन यह बातचीत कांग्रेस के भविष्य और उसके चुनावी प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। राजदीप का यह सवाल पार्टी के अंदर चल रही असहमति और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर था, जो पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन सकता है। राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच एक गहरे रिश्ते की वजह से अडानी को देश के बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे मोनोपोली का नाम दिया है और यह आरोप लगाया है कि अडानी को मोदी सरकार की ओर से विशेष लाभ मिल रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोदानी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोदी और अडानी के बीच कोई न कोई गुप्त समझौता या संबंध हो सकता है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अडानी का बचाव करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कभी भी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी का कहना है कि यह चुप्पी और अडानी के पक्ष में बीजेपी नेताओं का रुख यह सिद्ध करता है कि दोनों के बीच कुछ खतरनाक संबंध हैं, जिन पर कोई भी नेता स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है। यह आरोप अब राजनीतिक माहौल में एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर 44 जनसभाओं को संबोधित करने का निर्णय लिया है। अब तक पीएम मोदी की सभाएं धुले और नासिक में हो चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। ये नेता शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार की एनसीपी ने इन नेताओं से दूरी बनाई है। पवार का कहना है कि बारामती में फैमिली फाइट है, इसलिए महायुति के नेता यहां प्रचार करने नहीं जाएंगे और यही वजह है कि एनसीपी ने बीजेपी नेताओं से जुड़ी किसी भी जनसभा में भागीदारी नहीं की है। अजित पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी के 53 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं को प्रचार से दूर रखा गया है, जो उनके चुनावी रणनीति का हिस्सा है। यह स्थिति महाराष्ट्र में चुनावी अभियान के दौरान पार्टी रणनीतियों को लेकर नया मोड़ लेकर आई है, जो राज्य की राजनीति में दिलचस्प मोमेंटम को दर्शाती है। अमित शाह का एक बयान हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसकी वजह यह है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता चंपई सोरेन को मंच पर संबोधित करते हुए सिर्फ चंपई कहकर बुलाया। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चंपई सोरेन जेएमएम में थे तो उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन अब बीजेपी में आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें केवल चंपई कहकर संबोधित किया। हालांकि बाद में अमित शाह ने उन्हें चंपई जी कहा।
लेकिन उनका पहला बयान और उनका संबोधन का तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस बयान के बाद लोगों ने इसे लेकर मज़ेदार और आलोचनात्मक टिप्पणियां शुरू कर दीं और इस तरह का बयान वायरल हो गया। यह घटना राजनीतिक हलकों में भी चर्चा में रही, जहां लोग अमित शाह के संबोधन के अंदाज को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति फडणवीस शिंदे अजित पवार की तिकड़ी को एक बड़ा झटका लगा, जब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की गठबंधन वाली तिकड़ी ने उन्हें करारी मात दी। यह परिणाम उम्मीदों के विपरीत था, क्योंकि बीजेपी और महायुति को चुनाव में जीत की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस, जिसे पहले एक कमजोर पार्टी माना जा रहा था, ने चुनावी जीत हासिल कर ली और नंबर 1 बनकर उभरी। बीजेपी, जो शिंदे और अजित पवार के साथ अपनी दोस्ती को महत्व दे रही थी, उसे इस गठबंधन के बावजूद महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। यह चुनावी नतीजा बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था, जहां उनके मजबूत नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महायुति की इस हार ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में हर कोई अपनी तिकड़ी से ज्यादा जनता का समर्थन पाने के लिए काम करता है और कभी भी परिणामों का पूर्वानुमान करना मुश्किल होता है। राहुल गांधी ने जब से संविधान की रेड पॉकेट बुक को संसद से लेकर रैलियों तक लहराना शुरू किया, तब से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। राहुल का संदेश साफ था। वह यह दिखा रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस किताब को लहराने के साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया। रेड बुक का यह प्रतीक अब बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले हर विपक्षी नेता का हथियार बन गया है। राहुल गांधी ने इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जो जनता के बीच बीजेपी की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूकता फैला रहा था। इस अभियान ने राहुल को एक मजबूत संवाददाता और संघर्षकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे चुनावी नतीजों पर उसका असर देखा गया। हालांकि राहुल की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह इसे आगे भी जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी के लिए यह चुनौती अब और बढ़ चुकी है, क्योंकि संविधान के इस प्रतीक को लेकर विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है।